वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस का मॉडल पेपर दिखाएंगे कि कैसा आपका पुलिस में पेपर आएगा और इसी लेवल का आएगा, क्योंकि यूपीपी का पेपर बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि आप आरडब्ल्यू पे मिनी मॉक देते हो, कहीं भी देते हो कि ये लोग कभी सिलेबस को फॉलो ही नहीं करते। और पेपर सिलेबस से इस बार भी आया था, आपने 17-18 फरवरी को देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? देखो, पेपर इसी सिलेबस से आएगा। ऊपर वाले दो चार टॉपिक तो हैं, लेकिन नीचे स्पेशल टॉपिक्स हैं। जीएसटी है, पुरस्कार सम्मान है साहिब, विमुद्रीकरण है, अनुसंधान खोज है और आतंकवाद है। और देखना, आज मेरा प्रैक्टिस सेट है, इन पे देखो सारे टॉपिक मैंने क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज लेके हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिए हैं। और पूरा आप सिलेबस के अनुसार देखोगे कि हाँ पेपर ऐसा ही आएगा। देखना, प्रैक्टिस सेट करना। लास्ट तक हमें लगता है मैंने 60 क्वेश्चन लिए और 60 क्वेश्चन तक जो टिक गया वो समझ के जाएगा कि पेपर कैसा आना है इस बार। इसीलिए मैं आपको थोड़ा आगाह करने आया कि इसी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। और जो 23 और 24 अगस्त को, वो 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था, वो तो आपने देखा ही होगा किस लेवल का था, कैसा था। और बहुत लोग कहेंगे कि इस बार भी पता नहीं कैसा आएगा। वो आएगा तो सबके लिए हार्ड ही आएगा, ना कि आपके लिए आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम इतना करके जाएँ कि 25+ क्वेश्चन हो जाए। 25+ क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आपने जितना हमने बताया उतना कर लिया होगा, या करके जाओगे उतना, तो आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो चलते अपने प्रैक्टिस सेट पे। और हाँ, आप देख के लास्ट तक जरूर जाना। कभी वीडियो को नहीं कहता कि ये कोई मेरे लिए नहीं, ये स्पेशल आपके लिए जीएस के में। आप मॉडल पेपर देखना और फिर थोड़ा स्ट्रेटजी में कहेंगे कि हाँ अब लास्ट में इतना पढ़ लो। बहुत पढ़ चुके हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे कि हाँ आप जीएस में इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने। गारंटी मेरी कि आप लास्ट तक क्वेश्चन देख के गए तो आप बेहतर नहीं, बहुत बेहतर करके आओगे। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है बाबा। और एक क्वेश्चन यूपीपी 2018 में शायद आया था, तो किसने बनवाया था? अहिल्या बाई ने। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अहिल्या बाई ने कराया था। आप लोग यूपी जी के पढ़ते होंगे, ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी। अब देखो, यूपी का प्राचीनतम जीवंत शहर, प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या नहीं। सोचते होगे आप तो भगवान राम है कब के, नहीं। कन्नौज नहीं, इलाहाबाद नहीं, बनारस है। जो बनारस से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं खूब, इसीलिए मैंने आज बनारस को खूब अच्छे से ले लिया है। यूपी का प्राचीनतम जीवंत शहर, जीवित शहर मतलब कि जो अभी भी है, जिसको देखो ना, सबसे पुराना हिंदू नगर भी बोलते हैं इसे। जीवंत नगर बनारस है। काशी जिसे बोलते हैं, बहुत पुराना काशी है। तो इसको आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार, इस बार भी पूछा जाएगा, मुझे पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यूपी का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? बनारस है। आगे देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वर्क्स यहाँ पे और लिख लो बीच में, वर्क्स कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? जहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? बनारस में। बनारस में। अब देखो क्या है, परीक्षा बांध किस नदी पे है? परीक्षा बांध किस नदी पे? केन है, रिहंद है, और आगे ऑप्शन एक और लिख लो, बेतवा। बेतवा ऑप्शन सी। और अगला ऑप्शन लिख लो आप, रोहिणी। ठीक है, रोहिणी ऐसे लिखा। तो जो परीक्षा बांध है वो कहाँ है? बेतवा नदी पे। कौन सी? बेतवा नदी पे आपका परीक्षा बांध है। ये देखो, बेतवा नदी ऑप्शन इधर इस वाली स्लाइड पे आ गया था। ठीक है, अब देखो, यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों, राई और सरसों। राई और सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल क्या होती है? जिनसे तेल निकलता है उन्हें तिलहनी फसल बोलते हैं। तिलहनी फसल। लायन सफारी कहाँ है? लायन सफारी कहाँ है? इटावा में है। कहाँ है? इटावा में है। चलो जल्दी खत्म करते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होता है। यदि पूछा जाए कि तराई का क्षेत्र, तराई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तराई का क्षेत्र कहाँ है? तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पे क्षेत्र अच्छे से लिख देंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तराई का क्षेत्र? तो वो भी कहाँ है? गोरखपुर में तराई का क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं तराई का क्षेत्र। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किससे लगती है? महाराजगंज की। गोरखपुर की नहीं लगती, गोरखपुर पहले। बलिया की नहीं लगती, बस्ती की। बलिया की सीमा किससे लगती है? बिहार से लगती है। बलिया की सीमा बिहार से लगती है। बलिया के बागी सबसे पहले, स्वतंत्रता से पहले कौन स्वतंत्र हो गया था? बलिया हो गया था। कि बलिया इसीलिए कहते हैं बलिया के बागी, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ही, स्वतंत्रता लेने से पहले ही स्वतंत्र हो गया था, इसने खुद को स्वतंत्र करवा लिया था। तो नेपाल की सीमा किससे लगती है? महाराजगंज से। अब देखो, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ मूंगा चट्टान होते हैं। मूंगा चट्टान मैंने एक बार में मूंगा चट्टान समझाई भी थी किसी वीडियो में, आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन जो ग्रेट बैरियर रीफ है
ऑस्ट्रेलिया में, और इसे जीडीआर बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछा जाए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जीडीआर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने रूम का रिव्यू किया था, और उसी में से एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि देखो मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, और उसी में से 17 फरवरी फर्स्ट टिप्स का यही क्वेश्चन आया था कि जीडीआर या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आपने टारगेट में पूरी की होगी, पहले वाले में भी कराई थी। तो कहाँ है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। आप लोग देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके? फेरस। फेरस मतलब लोहा। लोहा मतलब Fe। लोहा के कारण जो मिट्टी होती है वो लाल होती है, इसीलिए इसमें लाल रंग इसका होता है। देखो, भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होके जाती है? भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होके जाती है। और मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी ही तो मानक रेखा है, इसे ही तो बोलते हैं। और ये कितने राज्यों से जाती है? यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से भारत की मानक रेखा जाती है। कितने? 5 राज्यों से जाती है। देखो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होके जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होके जाती है। अब देखो, भारत सेवक समाज या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसे इंग्लिश में अक्सर पूछा जाता है। इस बार मैंने हिंदी में दे दिया। इसको बोलते हैं सोसाइटी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना किसने की थी? मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब इसे बताइएगा, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है बेलूर मठ। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना इतिहास में, तो वो चीज़ें आपको पता हो रहेंगी। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जरूर बताओ, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आगे देखो क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रणाली किस देश से ली गई थी? बताओ, अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रणाली, आपको पता होगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किस राजा ने शुरू की थी? मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है, अकबर ने शुरू की थी। लेकिन अकबर वो कहाँ से लाया था? कहाँ से लाया था? मंगोलिया से लाया था। और मंगोलिया की जो राजधानी है, आपको भी पता हो तो मंगोलिया की राजधानी बताओ जरा। आपने पढ़ी होंगी, मंगोलिया की राजधानी थी उलान बटोर। उलान बटोर किसकी है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया देश से ली गई थी। चाणक्य का जन्म किस परिवार में हुआ था? चाणक्य का जन्म किस परिवार में होता? यादव परिवार में नहीं, ठाकुर नहीं, मुस्लिम नहीं, तो किस में बचा? ब्राह्मण परिवार में। किसका? चाणक्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मानव मानव कंकाल के साथ कुत्ता का अवशेष कहाँ मिला है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ मिला? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ मिला? बेल्लारी में नहीं मिला। बेल्लारी है कहाँ पता है? पूछा जाएगा कि बेल्लारी कहाँ है? बेल्लारी कर्नाटक का। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक का। वो कुत्ते के साथ मानव का अवशेष कहाँ मिला? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K में। ठीक है। और मेहरगढ़ कहाँ है? जरूर हमें बताओ। आपको भी ना बताओ तो अपने माइंड में जरूर वो चीज़ को लाओ। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कब 1971 की जनगणना का आधार माना जाएगा? कब तक 1971 की जनगणना का आधार कब तक माना जाएगा? कब तक माना जाएगा? 2026 तक माना जाएगा। जब ये 2021 की जनगणना पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो परिसीमन आयोग है वो दोबारा से तैयार किया जाएगा, सब कुछ नया बनेगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 1971 की जनगणना का आधार है वो कब तक माना जाएगा? 2026 तक माना जाएगा। ये है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, इसको मैंने वैसे वैसे छाप दिया। मैं कहा चलो ये क्वेश्चन अच्छा था। डीपीएस में क्या क्या देखने को मिलता है? समाजवाद बिल्कुल मिलता है। देखो, समाजवाद मिलता है कि नहीं मिलता है? उसमें प्रसूति सहायता के लिए बात की गई, आर्टिकल कौन सा है बताइएगा। गांधीवाद मिलती है। गांधीवाद की किन किन आर्टिकल में गांधीवाद मिलता है? किन में मिलता है? एक तो आर्टिकल 40 में मिलता है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है, शायद आपको याद होंगी, आर्टिकल सारे याद होंगे। तो क्या है? ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, और बौद्धिकता भी मिलती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक पाए जाते हैं। 36 से 51 तक भाग कौन सा है? भाग इसका शायद 4 है, भाग 4 है, और इसमें सभी पाए जाते हैं। डीपीएसपी में आप तीनों चीज़ें देख सकते हो। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? के वेणुगोपाल प्रेजेंट में कौन है? जरूर बताइएगा।
इनमें से कोई नहीं तो हटाओ, तो सोराबजी है नहीं, तो एमसी शीतलवाड़ जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, एमसी शीतलवाड़ थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1928 में। बिल्कुल गलत, यही तो आप लोग कर रहे हो। जो साइमन कमीशन था उसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत में कब आया था? भारत में 1928 को आया था। भारत में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। और एक क्वेश्चन यही सेम टू सेम डिक्टो पूछा गया था जब प्री और मेंस होते थे यूपी पुलिस में, तब पूछा गया था कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो मैक्सिमम सब यही लगा के आए थे, बल्कि गठन 1927 में हुआ था और जो आया था भारत तब 1928 में आया था। और गठन तो 1927 में होता। दोबारा क्वेश्चन देखो, इसका साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में आया था। अब बताओ कि कौन सा फल सत्य है? सत्य और असत्य फल क्या होते हैं, आपको पता होगा। सत्य और असत्य फल, चलो आगे बता देते हैं। सत्य और असत्य फल, सत्य फल वो होते हैं, देखो इसमें पूछा गया कौन सा फल सत्य है। सत्य फल वो होते हैं, सत्य फल की परिभाषा भी आप जान लो। बाकी सत्य फल इतनी जल्दी समझा पाना बहुत बड़ी बात है। सत्य फल होते क्या हैं? सत्य फल होते हैं जिनका जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से, उन्हें बोलते हैं सत्य फल। और असत्य फल वो होते हैं, असत्य, जिनका निर्माण क्या होता है? पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखो। बाकी एग्जाम्पल ही सीधा सीधा है जिसमें आप लोग इसे मैच कर सकते हो कि इसमें एक ही चीज़ याद रखो। चार के चारों ऑप्शन याद कर लो। सेब भी असत्य है, काजू भी असत्य है, नाशपाती भी असत्य है, लेकिन आम क्या है? सत्य फल है। आम सत्य फल है। आम को याद रखो। देखो सब कुछ ना याद कर पाओ, यही एग्जाम्पल बार बार पूछा जा रहा है कि आम कैसा फल है? आम एक सत्य फल है। क्या है? सत्य फल। बस इसको रट मारो, बाकी हमें पता है, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं आप समझ पाओगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। Al2 बॉक्साइट का फार्मूला क्या है? तो Al2O3, फार्मूला यही होता है Al2O3। दोबारा साफ साफ लिख रहे Al2O3, यह है बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है बॉक्साइट के अयस्क का। इसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, फिर एल्यूमिनियम बनता है। ऑक्साइड बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ हटा दीजिएगा, ये जो जीरो है, एक मिनट, यहाँ पे जो जीरो है, जो 90 है ना, इसको 90 नहीं, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9। चलो मैं यहाँ से दोबारा लिख दे रहा हूँ पूरा काट के। जब यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो आयतन क्या होगा? आयतन देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि जो आयतन होता है द्रव का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो हम 9 से 3 की तरफ आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा की तरह। तो इसका मतलब क्या है? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। पहले घटेगा, घटता जाएगा, फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोनोमीटर फोनोमीटर से किसकी तीव्रता मापी जाती है? फोनोमीटर से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर से मापी जाती है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में स्थापित किया गया था। अब देखो नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। निकोसिया साइप्रस की राजधानी, किसकी? साइप्रस की राजधानी। लिस्बन किसकी? आप लोग बताओ। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। और इसकी मुद्रा क्या है? टका। ठीक है। रेबीज की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया किसकी रचना है? प्रिंसिपिया एडिसन की है? नहीं, न्यूटन की है। ये हमें लगता है 1687 में इसकी रचना हुई थी। 1687 या 1887 था, पता नहीं। इसकी रचना जरूर देख लेना, ना भी मानो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि प्रिंसिपिया किसने? न्यूटन ने लिखी थी, लेकिन कब लिखी थी मुझे भी कंफर्म याद नहीं है। तो प्रिंसिपिया किसकी रचना है? सर आइजैक न्यूटन की। बिजली असुविधा के लिए, जैसे आपका कोई ट्रांसफार्मर फूक गया है, आपका कोई बिजली का तार 11,000 33,000 कोई वोल्टेज की लाइट है, वो आपके गांव में गिर गई है, या किसी खतरा किसी वजह से हो गया है, तो कौन सा नंबर मिलाते हैं? 1912, जो क्या ना बिजली का हेल्पलाइन नंबर। 1923 से साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, 1839
वो 1139 नहीं है, यहाँ पे खाली 139 होना चाहिए। 139 जो नंबर होता है वो रेलवे की इंक्वायरी के लिए होता है, रेलवे इंक्वायरी के लिए, ठीक है। कौन सा? 139 नंबर। और 17 17 क्या होता है? मौसम, मौसम विभाग की जानकारी के लिए, शायद मुझे लगता है यही होता है 17 17, ठीक है। बाकी आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1930 और 1912 बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर, और बिजली की असुविधा के लिए कोई भी असुविधा हुई तो 1912 पे आप फ़ोन कर सकते हो। अब देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर पीटी, पीटी कब बना था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। किसके बाद आया था? पर्यावरण, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, चलो इसमें बाद में बताएंगे, इसमें कोई खास है नहीं। इटाई इटाई रोग से कौन सा, इटाई इटाई से कौन सा रोग होता है? सॉरी, इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। इसमें सब रटने वाली चीज़ होती है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। देखो, तालाब के जेब भार का पिरामिड क्या होता है? तालाब के जेब भार का जो पिरामिड होता है सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। अब ये कैसे होता है? जेब भार का पूछा गया। अब देखो कि आपके पास जेब भार का पिरामिड कैसा बनेगा। सबसे ज़्यादा आपके पास क्या होंगी? माना कि 10,000 मछलियाँ हैं, ठीक है। इनका जेब बाहर निकालो, फिर उनसे छोटी मछलियाँ होंगी, फिर उनसे छोटी मछलियाँ होंगी, तो सबसे बड़ी मछली, रहने दो, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो खिंच जाएगा, कहेंगे फिर तो बहुत ओवर खोल देते हो वीडियो, क्योंकि आप लोग हमसे ये भी वो एक्सपेक्ट करते हो वीडियो छोटा भी और हर चीज़ समझ में आ जाए। मैं वही करता हूँ, लेकिन आखिर कितना छोटा कर पाऊँगा। तालाब के जेब भर का पिरामिड कैसा? सदैव उल्टा होता है हमेशा, इसे याद, जेब भर का पिरामिड। यदि पूछा जाए संख्या का पिरामिड, यदि पूछा जाए संख्या का पिरामिड, तब बताओगे सदैव सीधा होता है। किसका? सदैव सीधा होता है संख्या का पिरामिड। और यहाँ पे जेब भार का पूछा गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। लेकिन आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना कौन कराता है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय कराता है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जनगणना कराती है। और जो हमारी 2011 की जनगणना, अंतिम जनगणना हुई थी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, उसका क्या था? अवर फ्यूचर, OSOP OF, ये इसका थीम थी। तो एक इसका संघ सूची का विषय, क्योंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत होती है जनगणना, लेकिन नियोजन और नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय, इस पर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। अब देखो, IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में हुई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में, और इसका जो क्या ना स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। 1863 में। काहिरा, काहिरा किसका मुख्यालय? वो अरब लीग का मुख्यालय। कौन? काहिरा, काहिरा अरब लीग का मुख्यालय है, अरब लीग याद रखना। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। शायद आप लोगों को कुछ कुछ याद आया होगा। सेल का मुख्यालय, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन इसकी जो हेड है, या जो प्रेजेंट में हेड है, कौन है हेड इसका? जो अध्यक्ष है हेड, क्या वही अध्यक्ष कौन है इसकी? आप लोग जरूर याद करना या कमेंट करके हमें बताना। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखो, CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। किसके? जो इंग्लैंड के क्राउन के तहत हुई थी। क्राउन, क्राउन जानते होगे। CRPF का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, CRPF की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, सर्जिकल स्ट्राइक शब्द किससे संबंधित है? साइबर अपराध से नहीं है, बिल्कुल आतंकवाद से। जब आतंकवादी घटना होती है तो उसी पे तो अटैक करते हैं, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में हुई थी। क्या है? आतंकवाद से संबंधित सर्जिकल स्ट्राइक। मॉडल पुलिस अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। कि आपकी वर्दी कैसी होगी, आपको कैसे रहन सहन, वो सब उसके बारे में 2006 में। मॉडल पुलिस अधिनियम। यूपी गृह विभाग के सचिव कौन है? यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस गृह विभाग के सचिव कौन है? संजय प्रसाद हैं। और अवनीश दुबे कौन है? ये यूपी राजस्व के सचिव हैं, ठीक है। इतना याद रखना, रजनीश दुबे को भी। हरित क्रांति में कौन से बीज का प्रयोग हुआ था? हरित क्रांति में कौन से बीज का प्रयोग हुआ था? HYV, प्रथम हरित क्रांति,
दो हरित क्रांतियाँ हुई थी। प्रथम हरित क्रांति में किस बीज का प्रयोग होता है? HYV, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी इसका फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने जब वीडियो देख के आएगा उस चीज़ को आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा HYV। निम्न में कौन सा किसका नाम अन्य नाम दूसरा नाम, अन्य नाम मतलब दूसरा नाम तूर है? अरहर की दाल को ही तूर बोलते हैं। यूपीपी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, अरहर की दाल को तूर बोलते हैं। अरहर का दूसरा नाम क्या है? तूर। ये देखो ऑप्शन हो गया आपका अरहर की दाल। सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है, कहाँ लगता है बताओ? बिहार वालों भाइयों आपको याद आ गया होगा कौन से, वो आपके बिहार में लगता है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। व्हाट्सएप की स्थापना। एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? सिरी। सिरी। काटेना किसका है जरूर बताओ? अलीबाबा। अलीबाबा का वर्चुअल असिस्टेंट बताओ, वर्चुअल असिस्टेंट भी ये बताओ अलीबाबा का क्या है? पढ़े होगे तो आप लोग जरूर पता होगा। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा पीसो मैक्सिको की है। फ्रैंक फेंको, फ्रैंक फेंको पता होगी। डॉलर आपको तो बहुत देशों की है। बिर्र मुद्रा है क्या? बिर्र। बिर्र किसकी? इथोपिया की मुद्रा का नाम बिर्र। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी बताओ जरूर। इथोपिया। अब इस क्वेश्चन में भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? श्रीलंका को नहीं, मालदीव को नहीं, किसको? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूटान एकदम पर्वतीय है, तो बादल बनते हैं जिससे खूब टकराते हैं तो बिजली खूब तड़कती है। थंडरबोल्ट एकदम ठंडराहट होती है, तो इसे बोलते हैं इसलिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मानवाधिकार 2024 की थीम क्या है? मानवाधिकार 2024 की थीम क्या है? अन्याय के खिलाफ विद्रोह नहीं, सुनहरा भविष्य नहीं, मानवाधिकार कायम रखना नहीं, भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना, भविष्य में मानवाधिकार को समेकित और कायम रखना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में साइबर क्राइम अपराध की जांच कौन करता है? I4C। I4C मतलब IIIC। इसका फुल फॉर्म हमें बताओ। इंडियन, चलो रहने दो। आप इसका I4C का फुल फॉर्म जरूर हमें बताओ। और I4C होता है, I4C का आज जो यहाँ तक आएगा उसका हर इंसान का कमेंट सेक्शन में होना चाहिए I4C का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता सकता हूँ तो आपको भी मैं इतना तो कमेंट करने चाहिए कि I4C का फुल फॉर्म क्या है। मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भारतीय साइबर क्राइम अपराध की जांच I4C करता है। अब देखो यूपी साइबर क्राइम का मुख्यालय क्या है? लखनऊ में। चौथा ऑप्शन लखनऊ ही होगा। नोएडा में नहीं, प्रयागराज में क्या है? राजस्व वाला। कानपुर में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी साइबर क्राइम का मुख्यालय क्या है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, यूपी के राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपी राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रजनीश दुबे हैं। रजनीश दुबे। आगे देखो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब बनी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बनी थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बनी थी। आप हमें बताना, चलो आज कमेंट करके बताना। टोंगिया रोपबानी, रोपबानी क्या होती है? टोंगिया रोपबानी हमें बताना, रोपबानी। और एक चीज़ और बताना कि फसल ईयर किस है? फसल वर्ष कब होता है? फसल यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार फसल वर्ष क्या होता है? और होल्डिंग जमीन, होल्डिंग धरती जिसे बोलते हैं, धरती या होल्डिंग, होल्डिंग भूमि किसे कहते हैं? ये मैंने हर चीज़ें कराई, आप देखना जाके वीडियो में। होल्डिंग धरती, होल्डिंग इंग्लिश तो पता ही होगी आपको, तो 2006 में इसकी बनी थी। अगला देखो, जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को लिए किस कोड के तहत वर्गीकृत किया जाता है? जैसे कोई वस्तु है वो सर्विस है, तो सर्विस वाली वस्तु एसएससी कोड के अंतर्गत। इस एसएससी में जो एसएससी कोड होता है कितने अंक का होता है? 6 या 8 का? जरूर हमें कमेंट में बताना। आज आपको भी पता चलेगा कि हमने कितना याद किया था, कितना नहीं याद किया था। जीएसटी के तहत सभी, देखो इसका होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। एसएससी का फुल फॉर्म होता है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। और सर्विसेज तो सर्विसेज मिल ही गया। आगे बताना, चलो हाँ ये चीज़ दोनों चीज़ें बताना कि एसएससी में कितने जो अंक होते हैं, कोड अंक कितना होता है? कोड अंक। और एचएसएन भी बताना, एचएसएन भी कोड अंक बताना है। जेल वार्डन 2020 में पूछा गया था, ना बताना अपना जानना। और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में था और हमने कराया भी था टॉप 100 में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। केंद्र सरकार के नज़रिए से 2016 के विमुद्रीकरण का दोष क्या था?
भारत सरकार के नई करेंसी नोट की छपाई की लागत। देखो यही तो दोस्त था। दोस्त मतलब कि हाँ, इसमें क्या कमी रह गई थी। कमी मतलब कि कमी मतलब इसमें ये चीज़ कही जाएगी कि हमारा इस चीज़ में खर्चा हुआ था, किसमें, नोट छपाई में। जब हमने नोटबंदी की थी तो हमारी नोट छपाई में खर्चा गया, तो यही हमारे अंदर दोष आ गया था। तो भारत सरकार के नई करेंसी नोट की छपाई हुई थी। लगभग में मैंने सारे इसमें ले लिए थे, इसमें कुछ भी नहीं छूटा था। और एक चीज़ छोड़ दी थी मैंने, जानबूझ के छोड़ी थी, वो आप लोग, मैं बता ही देता हूँ लास्ट में, आप लोग मत ज़्यादा परेशान होइएगा। जो छोड़ा था वो मैंने महत्वपूर्ण दिवस छोड़ा था, शायद आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया हो। तो महत्वपूर्ण दिवस, बाकी कुछ भी, इससे भी हो गया था, इससे भी हो गया था, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। और पेपर इसी लेवल का आएगा, ज़्यादा हार्ड इजी। कैसा लगा आपको? और लास्ट में जो यहाँ तक आया वो अपने कमेंट करके जाए। हमारे 60 में ऐसे लिखना, जैसे आपके 50 क्वेश्चन सही हैं तो 50/60 ऐसे करके सब लोग कमेंट सेक्शन लिख के जाना कि हमारा। और प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं लाया ताकि आप लोग जान सको कि हमारा पेपर कैसा आएगा, इसी के अनुसार आएगा। हर चैप्टर से लिया था, आतंकवाद से लिया था कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक वाला, और थंडरबोल्ट द्वारा भारत के पड़ोसी देश से लिया था, राजस्व वाला लिया था, पुलिस प्रशासन से लिया था, पुलिस मॉडल अधिनियम पूछा था मैंने, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी से पूछा था, और पुस्तक लेखक सबसे पूछा था, और सोशल मीडिया से व्हाट्सएप वाला पूछा था, सॉरी, विश्व भूगोल से वो वाला क्वेश्चन आया था, शायद आपको याद हो, ग्रेट बैरियर रीफ। भूगोल से तो 2-3 क्वेश्चन थे ही थे, पर्यावरण से भी था, जनसंख्या भी था, वाणिज्य व्यापार से भी था, भारतीय कृषि से भी था, भारतीय संविधान से भी था, भारतीय इतिहास से भी था, भारतीय बहुत सामान्य विज्ञान से भी था। तो कुछ छूटा नहीं छूटा, तो पेपर आपका ऐसे आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बाकी अभी हम स्ट्रेटजी 20-25 दिन में आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो चीज़ लेकर आएंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।